नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। अगले आधे घंटे हम बात करने वाले हैं आपके पर्सनल फाइनेंस पोर्टफोलियो की, आपके निवेश पोर्टफोलियो की, क्योंकि बहुत ज़रूरी है जानना कि आपके लिए सही रणनीति क्या हो आपके हर आर्थिक लक्ष्य के लिए। आपका फाइनेंशियल गोल शॉर्ट टर्म हो, लॉन्ग टर्म हो, किसी भी तरह की आपने प्लानिंग कर रखी हो अपने लिए, बहुत ज़रूरी है कि सही निवेश के ज़रिए उसको अचीव करना। और ऐसे में क्योंकि बाज़ार में इतना हल्ला है, यहाँ निवेश करें, वहाँ निवेश करें, सोशल मीडिया पे आपको तमाम तरह के एक्सपर्ट व्यू मिलते हैं, ज़रूरी है कि आप नॉइस को कट करें, फ़िल्टर करें और भरोसेमंद एक्सपर्ट्स के ज़रिए अपने पोर्टफोलियो को बनवाएं। और यही कोशिश होती है हमारी इस शो में कि आपको सही सलाह मिल सके। इसीलिए इस शो में अगर आप भी भाग लेना चाहते हैं, अपने सवाल हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो अपने सवाल आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर हम फ्लैश कर रहे हैं। यूट्यूब पर अगर आप अपना सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने सवाल डाल दीजिए, वहां से भी आपके सवालों के जवाब जो हैं हम शो में शामिल करेंगे। आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए विश्वजीत पराशर हमारे आज के मेहमान जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सर नमस्कार, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में। और सवाल आ रहे हैं, लंबी अवधि के सवाल हैं, सोने चांदी के सवाल हैं, म्यूचुअल फंड में निवेश को लेकर सवाल हैं। शुरुआत करते हैं नीरज यादव जी के पोर्टफोलियो के साथ। और इन्होंने जो है अपने पोर्टफोलियो की डिटेल्स हमें भेज रखी है। एसबीआई गोल्ड लिया हुआ है इन्होंने, डायरेक्ट प्लान है। मोतीलाल ओसवाल का लार्ज एंड मिड कैप है, निपॉन इंडिया का लार्ज कैप है, आईसीआईसीआई प्रू का भी लार्ज कैप है और साथ ही पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप भी है। और इन्होंने 5000 रुपीज़ ईच में एसआईपी शुरू कर रखी है। 25,000 इनकी एसआईपी चल रही है। करंट वैल्यू बता रहे हैं 26 लाख है पोर्टफोलियो की। इनकी उम्र 60 साल की है और ऐसे में पूछ रहे हैं कि कहाँ निवेश रोक देना चाहिए, निवेश रोकने के बाद कहाँ से निवेश निकाल भी लेना चाहिए। 50 लाख रुपए इन्हें वन टाइम इन्वेस्ट भी करने हैं। तो चलिए, सबसे पहले तो ऑब्जर्वेशन के तौर पर इन्होंने बहुत ही लार्ज कैप हैवी पोर्टफोलियो बनाकर रखा हुआ है। हालांकि इनकी उम्र 60 साल की है। अब आगे की इनकी लाइफ की प्लानिंग क्या है हमें उसको लेके कोई जानकारी नहीं है। मैं बस यही अज्यूम कर रही हूँ कि इन्हें ये पोर्टफोलियो जो है वेल्थ क्रिएशन के लिए यूज़ करना है, ना कि अपनी रेगुलर इनकम के लिए। और उसके बावजूद भी अगर हम देखें तो पोर्टफोलियो इक्विटी ओरिएंटेड है क्लियरली और बहुत लार्ज कैप हैवी ओरिएंटेड है। आपकी क्या ऑब्जर्वेशन होंगी? बिल्कुल कविता जी, आपने बिल्कुल ठीक बताया। थोड़ा सा लार्ज कैप ओरिएंटेड है और इक्विटी अपने आप में एक रिस्की एसेट क्लास है। तो सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट है कि उनका जो ओवरऑल पोर्टफोलियो है वो एसेट वाइज भी डाइवर्सिफाइड होना चाहिए, ताकि पूरा रिस्क इक्विटी का ना हो, क्योंकि उनकी उम्र भी उन्होंने 60 वर्ष की बताई है। हालांकि जो फंड्स सिलेक्शन है वो काफ़ी अच्छा है और केवल 5 फंड्स हैं, तो ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छी हैं। ओवरऑल जो लार्ज कैप में थोड़ा सा एक्सपोजर ज़्यादा है उसको कम किया जा सकता है। तो निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज कैप फंड दोनों ही अपने आप में बहुत अच्छे फंड्स हैं, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देते आ रहे हैं काफ़ी लंबे समय से। तो मेरे हिसाब से एक फंड से निकल सकते हैं, कोई सा भी एक फंड वो चुनाव कर सकते हैं। तो मैं जैसे फॉर एग्जांपल अगर निपॉन इंडिया लार्ज कैप से निकलकर ये निपॉन इंडिया के मल्टी कैप फंड में आ जाए, जहां पे इनको थोड़ा सा मिड कैप और स्मॉल कैप का एक्सपोजर भी मिलेगा और उससे ओवरऑल पोर्टफोलियो में थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन भी बेहतर हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से एक छोटा सा बदलाव यहाँ पे ये कर सकते हैं। बाकी के फंड्स अच्छे हैं, उस पर निवेशित रहें। जो 50 लाख और निवेश करना चाहते हैं तो मेरी तो सलाह यह रहेगी, आज की तारीख में अगर हम एज को भी कंसिडर करें तो हाइब्रिड कैटेगरी बहुत अच्छी रहेगी इनके लिए, जहां पे आपको इक्विटी का एक्सपोजर भी मिल जाता है, डेट का एक्सपोजर भी मिल जाता है, और अगर हम मल्टी एसेट कैटेगरी में चले जाएं तो गोल्ड और डिफरेंट अदर एसेट क्लासेस का भी एक्सपोजर मिलता है। तो जो 50 लाख है मैं इनको सजेस्ट करूंगा या तो एक बैलेंस एडवांटेज फंड ले लें, जिसको हम डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड भी कहते हैं। यहाँ पर फंड मैनेजर मार्केट के आउटलुक को देखते हुए कभी इक्विटी में एक्सपोजर बढ़ा देते हैं जब उनको लगता है कि बाजार में अभी गिरावट है, या अगर उनको लगता है कि बाजार महंगा है तो डेट की तरफ एक्सपोजर बढ़ा देते हैं। तो उनके पास पूरा फ्रीडम रहता है, इसलिए रिस्क और रिवार्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत अच्छा फंड है। तो मैं सजेस्ट करूंगा एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड। यहाँ पे ये 25 लाख रुपए पार्क कर सकते हैं। और दूसरा जो एक मल्टी एसेट फंड है जो आजकल काफी पॉपुलर भी है, यहाँ पे आपको गोल्ड का भी एक्सपोजर मिलता है, बाकी एसेट क्लासेस का भी मिलता है, डेट और इक्विटी तो है ही। तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का मल्टी एसेट फंड भी चुनाव कर सकते हैं। यहाँ पे भी ये
अपने 25 लाख पार्क कर सकते हैं। तो 50 लाख हाइब्रिड कैटेगरी में, 25 बैलेंस एडवांटेज फंड में और 25 मल्टी एसेट कैटेगरी में। और ये भी कोशिश करें अगले 6 हफ्ते 9 हफ्ते में इसको एसटीपी के थ्रू ट्रांसफर करें, ताकि एक तरफ मार्केट का टाइमिंग करने की आवश्यकता ना पड़े, तो थोड़ा सा रिस्क इससे और भी कम हो जाएगा। जहां तक कि गणित का सवाल है, हालांकि इनकी उम्र 60 वर्ष है, तो अगर 25,000 की एसआईपी देखें कविता जी, तो 12% का सीएजीआर लेके चले और 15 वर्ष के लिए लेके चले तो करीब करीब 1 करोड़ 18 लाख रुपए बन जाते हैं। वहीं पर 26 लाख का इनका ऑलरेडी पोर्टफोलियो है और 50 लाख और निवेश कर रहे हैं, तो 76 लाख अगर 15 वर्ष के लिए निवेशित रहा 12% के सीजीआर के हिसाब से, तो ये करीब करीब 4 करोड़ 15 लाख रुपए बन जाएगा। और इन दोनों को अगर जोड़ दें तो 5 करोड़ 30 लाख का ओवरऑल पोर्टफोलियो बन जाएगा। तो बहुत अच्छा पोर्टफोलियो है और ये थोड़ी सी जो सलाह दी जा रही है इसको जरूर फॉलो करें और कोशिश करें अपना डाइवर्सिफाइड जितना हो उतना पोर्टफोलियो को रखें। चलिए, तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में एक तो लार्ज कैप का एक्सपोजर कम करें। आपको मल्टी कैप रेकमेंड किया गया है, सेम एएमसी का है। अच्छा, विद इन द एएमसी अगर अपने इन्वेस्टमेंट को स्विच करते हैं तो कोई चार्जेस लगते हैं? ज़रा उस दिशा में आप इनको सलाह दीजिएगा। देखिए कविता जी, अगर हम एसआईपी स्विच कर रहे हैं तो यहाँ की एसआईपी को हम स्टॉप कर रहे हैं, और अगर हम नए फंड में एसआईपी स्टार्ट कर रहे हैं तो कोई ऐसा चार्ज नहीं लगेगा। वही जो नॉर्मली इक्विटी का होता है कि अगर 1 वर्ष तक रहेंगे तो हमको एग्जिट लोड नहीं देना पड़ेगा अगर निकलते हैं, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वैलिड हो जाएगा 1 साल के बाद। हाँ, अगर रिडीम करके निकलते हैं तो फिर उनको कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ सकता है, बट मैंने रिडम्पशन करने के लिए नहीं कहा। मैंने ये कहा है कि आप अपनी एसआईपी को स्विच कर दें और निपॉन मल्टी कैप में शुरुआत करें। निवेश रखिएगा, अपनी एसआईपी आप जो है नए फंड में शुरू कर सकते हैं। लमसम निवेश को थोड़ा सा सही तरीके से टाइम करना होगा, और क्योंकि हमें आपकी फ़िलहाल ओवरऑल लाइफ स्टेज प्लानिंग के बारे में जानकारी नहीं है, तो हम यही अज्यूम कर रहे हैं कि 60 साल के बाद भी आप रिस्क लेने की क्षमता रखते हैं। उसी के तर्ज पे जो है आपको ये रणनीति रेकमेंड की जा रही है। अगर ऐसा नहीं है तो अपना सवाल हमें आप फिर से भेज सकते हैं, आपको और क्लैरिटी के साथ हम जवाब दिलवा देंगे। आगे बढ़ते हैं विश्वजीत जी, और अगला सवाल रमेश का होगा। इनके पास बहुत सारे फंड्स हैं। देखिए पोर्टफोलियो में मैं फ़ंड्स नहीं गिनाऊंगी, 12 फंड्स हैं। हर किसी में इन्होंने निवेश कर रखा है। 16,000 रुपये की एसआईपी इनकी चल रही है और इसके अलावा कोई डिटेल्स हमारे पास नहीं है। तो रमेश जी, सबसे पहले तो हैट्स ऑफ, इतने सारे फंड्स आपने रखे हैं, और देखिए आप कैसे मैनेज कर पाते होंगे हमको नहीं पता, लेकिन इतना भरने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी रेपिटेशन भी है, काफ़ी ओवरलैप है आपके पोर्टफोलियो में। इससे एक बात तो निश्चित है, रिटर्न बढ़े ना बढ़े, फंड को और पोर्टफोलियो को संभालने की आपकी मेहनत जो है वो दुगुनी हो जाएगी। विश्वजीत जी। बिल्कुल, देखिए कविता जी, आपके हेड्स ऑफ पे कहीं ऐसा ना हो रमेश जी 4-5 फंड और ऐड कर लें अपने पोर्टफोलियो में। तो सबसे पहले सलाह बिल्कुल रमेश जी, ये 16,000 की एसआईपी और 12 फंड्स हैं, तो ये बिल्कुल ज़्यादा हैं आपके पोर्टफोलियो के हिसाब से। बहुत बड़े बड़े पोर्टफोलियो भी 5-6 फंड्स में समा जाते हैं, तो आपको कहीं इतने सारे फंड्स की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं सेम ही शेयर्स में निवेश कर रहे हैं। जो आगे चल के फंड मैनेजर जिसको आप पैसा देते हैं वो भी आगे शेयर खरीदते हैं। तो अगर 2 लार्ज कैप ले रखे हैं तो कहीं ना कहीं उन्हीं शेयर्स में आप बार बार खरीदारी कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ओवरलैप भी काफ़ी है, तो थोड़ा सा बदला जा सकता है। लार्ज कैप में भी ओवरलैप है, मल्टी कैप में भी ओवरलैप है। तो एक उस कैटेगरी का एक स्ट्रांग फंड रखें और ऐसे करके अपना पोर्टफोलियो को थोड़ा सा कंसोलिडेट कर लें, तो रिटर्न्स भी अच्छी रहेंगी जैसा कविता जी बोल रहे थे, और मैनेज करना भी आपको आसान हो जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा कि कौन सा फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है, तो क्या बदलाव करने हैं। तो मेरे हिसाब से फ्लेक्सी कैप फंड्स हैं आपके पास 2, पराग पारिक का भी है, क्वांट का भी है। तो पराग पारिक का नाम आपने सुना ही है, काफ़ी एवरग्रीन फंड है, तो इसको आप कंटिन्यू रखें, और जो क्वांट की एसआईपी है वो भी आप इसमें ऐड ऑन कर दें, तभी जाके इस फंड में थोड़ा सा एडिशनल आएगा। और वहीं पर आपने 2 मिड कैप फंड ले रखे हैं, एक पैसिव एक इंडेक्स फंड है और एक इन्वेस्को का मिड कैप है। तो मेरी सलाह ये रहेगी कि मिड कैप में काफ़ी मतलब फेरबदल रहता है, रिस्क प्रोफाइल भी, रिस्क भी ज़्यादा रहता है, तो आप एक्टिव फंड मैनेजर की तरफ जाएं। यहाँ पे आप इन्वेस्को का मिड कैप फंड से कंटिन्यू करें, और जो इंडेक्स फंड है उसको अभी आप स्टॉप कर सकते हैं। ये एसआईपी आप एक्टिव फंड में ही कंटिन्यू करें। ऐसे ही आपने इंडेक्स फंड्स भी काफ़ी ले रखे हैं, निफ्टी 50 और नेक्स्ट 50, ये दोनों आप कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन प्राइवेट बैंक इंडेक्स फंड आपके पास है, वो आप
आप कर सकते हैं। अननेसेसरली एक कॉन्सेंट्रेशन रिस्क है, और जितने भी बैंक्स के स्टॉक्स आप सोच रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपके सारे पोर्टफोलियो में आपको नजर आ जाएंगे। ज़्यादातर HDFC, ICICI और SBI आपको हर म्यूचुअल फंड में नजर आते ही है। इसके अलावा 2 थीमेटिक फंड हैं, और आपने ले रखा है ICICI का इंफ्रा फंड और थीमेटिक एडवांटेज फंड। अब थीमेटिक एडवांटेज फंड का बड़ा लाभ है, क्योंकि यहाँ पे फंड मैनेजर आपके बिहाफ पे कौन से सेक्टर में चाल दिख रही है, कहाँ अच्छे रिटर्न्स बन सकते हैं, तो थीमेटिक फंड में वो अपने आप सेक्टर एलोकेशन चेंज करते ही रहते हैं, तो आप उसमें कंटिन्यू करें। इंफ्रा फंड की आपको आवश्यकता नहीं है, और जीरोधा का गोल्ड का आपने ले रखा है, उसमें आप कंटिन्यू करें। तो ये थोड़े थोड़े से आप फंड्स को कंसोलिडेट करेंगे तो अच्छा रहेगा। अगर हम SIP की बात करें तो 16,000 की SIP आप कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि आपने अवधि नहीं बताई, तो मैं 15 वर्ष की अवधि लेके चलता हूँ। अगर हम 12% का CAGR लेके चले तो करीब करीब 76 लाख रुपए यहाँ बनते नजर आ रहे हैं। वहीं पर अगर आप 10% का स्टेप अप अप्रोच करते हैं तो 1,32,00,000 रुपए बन जाते हैं। तो स्टेप अप को, पावर को ना भूलें, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में पावर ऑफ कंपाउंडिंग का ही सबसे ज्यादा लाभ है, और जितना लंबी अवधि होगी उतना बड़ा कॉर्पस बनने में आपकी मदद होगी। तो ये थोड़े से बदलाव अवश्य करें और स्टेप अप भी करें, ताकि एक बड़ा कॉर्पस आप जनरेट कर पाए। चलिए, मुनाफा तो इनका नहीं बढ़ेगा, इतने सारे फंड्स क्योंकि पोर्टफोलियो में डाले हुए हैं, लेकिन घाटा भी हो सकता है क्या? घाटा कैसे होगा? देखिए कविता जी, अगर आपने 12 फंड ले रखे हैं और मान लीजिए 4-5 फंड्स नहीं परफॉर्म करें, तो कहीं ना कहीं आपका जो रिटर्न्स आपको मिलने चाहिए थे, ज्यादा रिटर्न अच्छे फंड्स के मिलने चाहिए थे, वो कहीं ना कहीं नीचे हो गए। अगर मान लीजिए 15% की रिटर्न मिलती है तो ये 10-11 पे ही रह जाएगा। तो ये इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल रिटर्न्स का जो आपका प्रोजेक्शन होता है वो कम हो जाता है। और क्योंकि ओवर डाइवर्सिफाइड है, डाइवर्सिफिकेशन होना आवश्यक है, लेकिन ओवर डाइवर्सिफिकेशन से आपकी रिटर्न्स थोड़ी सी कम हो जाती है। चलिए, बहुत ज़रूरी है कि आपको ये सब बातें ध्यान में रखनी है, और न सिर्फ रमेश जी बल्कि वो तमाम दर्शक जो कि ट्रेंड इज़ माय फ्रेंड में बिलीव करते हैं और जो फंड कैटेगरी अच्छा कर रही है उसको पोर्टफोलियो में जगह देना चाहते हैं, कुछ नया बाजार में आया तो झटपट अपने पोर्टफोलियो में डाल लेते हैं। थोड़ा सा सावधानी आपको यहाँ पर बरतनी चाहिए, और इस तरह का पोर्टफोलियो कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा क्रिएट करता है बजाय रिटर्न देने में, तो इसका आपको ख्याल रखना होगा। प्रभात सिंह जी का सवाल लेंगे। विश्वजीत जी, इन्होंने अपना सवाल जो भेजा है, 42 साल की इनकी उम्र है, इन्होंने अगस्त से अपनी पोर्टफोलियो की शुरुआत की है, निवेश की शुरुआत की है पिछले साल, और 15 साल में 3 करोड़ चाहिए। तो इनके पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप है बंधन का, निपॉन इंडिया का, मिड कैप है HDFC का, इडलवाइज का, फ्लेक्सी कैप है HDFC का, और पराग पारेख का। तो कैटेगरी वाइज भी डाइवर्सिफाइड हैं, और बेस्ट इन द कैटेगरी के हिसाब से भी इन्होंने पोर्टफोलियो में फंड्स डाल रखे हैं। 40,000 की इनकी SIP चल रही है। तो अब बताइएगा इनके लिए क्या सलाह निकल कर आ रही है, क्योंकि फंड्स तो इन्होंने काफ़ी अच्छे अच्छे डाल रखे हैं, लेकिन अब क्या और ज़्यादा डाइवर्सिफाई किया जा सकता है? देखिए, 40,000 का ये निवेश कर रहे हैं और हर कैटेगरी का 2-2 फंड डाल रखा है। क्या इतनी की ज़रूरत है, या इस 40,000 रुपये को मीनिंगफुली इन्वेस्ट करें आप तो आपको डाइवर्सिफिकेशन बेहतर मिल सकता है, और आपको जो है वो जस्टिफाइड भी लगेगा आपका निवेश। बिल्कुल कविता जी, मेरी सबसे पहले सलाह यही रहेगी कि डाइवर्सिफिकेशन आवश्यक है। डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में करें, डिफरेंट मार्केट कैप्स में करें, डिफरेंट AMCs में करें, डिफरेंट ज्योग्राफीज में करें, ताकि आपका रिस्क कम हो जाए। डाइवर्सिफिकेशन का सबसे बड़ा लाभ ये है, कहीं अगर गिरावट आती है किसी एक मार्केट कैप में, लार्ज कैप में आती है या मिड कैप में आती है, अगर आपका पोर्टफोलियो जो है ज्यादा एलोकेटेड नहीं है तो गिरावट थोड़ी सी आपको कम देखने को मिलेगी। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि डिफरेंट कैटेगरीज में आप निवेश करें, ना कि एक ही कैटेगरी के 2 फंड्स लें, जैसे कि प्रभात जी ने ले रखा है। मैंने जो ओवरलैप देखा तो मिड कैप में HDFC मिड कैप और एडलवाइज मिड कैप में ज्यादा ओवरलैप नहीं था, तो मैं इसलिए इनको सजेस्ट करूंगा ये कंटिन्यू करें, क्योंकि दोनों ही फंड्स बहुत अच्छे हैं, अच्छी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देते आ रहे हैं। वहीं पर इनके पास 2 स्मॉल कैप हैं, दोनों ही बहुत अच्छे हैं, बंधन स्मॉल कैप और निपॉन स्मॉल कैप। तो अब एक फंड से निकला जा सकता है, क्योंकि थोड़ा सा ओवरलैप भी है, और बंधन स्मॉल कैप में क्योंकि 10,000 की SIP कर रहे हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगा निपॉन इंडिया स्मॉल कैप से निकलकर निपॉन इंडिया के लार्ज कैप फंड में आ जाए, क्योंकि एक प्योर लार्ज कैप फंड मिसिंग है पोर्टफोलियो में, तो वो एड ऑन हो जाएगा। वहीं पर इनके पास 2 फ्लेक्सी कैप फंड है, और ये दोनों ही फ्लेक्सी कैप फंड, जैसे कि हम ज्यादातर शोज में ये फंड्स के जिक्र आता ही है, HDFC फ्लेक्सी कैप फंड और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, ये
अपनी कैटेगरी के हीरो भी हैं, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे रहे हैं काफ़ी लंबे समय से, और बहुत बड़ा पैसा इन दोनों फंड्स में AUM में काफ़ी जुड़ा हुआ है। तो फंड में खराबी नहीं है, बट डाइवर्सिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से HDFC फ्लेक्सी कैप से निकलकर आप HDFC के ही एक फोकस्ड फंड में ऐड ऑन कर सकते हैं अपनी इस वाली SIP को, ताकि आपको कि डिफरेंट इन्वेस्टमेंट स्टाइल आपके पोर्टफोलियो में ऐड हो जाए। तो ये ज़्यादा थोड़ा सा बदलाव आप करें, और अगर हम गणित देखें तो 40,000 रुपये की SIP आप कर रहे हैं, अगर हम 12% का CAGR लेके चलते हैं 15 वर्ष के लिए, तो यहाँ 1,90,00,000 रुपए बनते नजर आ रहे हैं। लेकिन लक्ष्य आपने रखा हुआ है 3 करोड़ का। तो बस करना बड़ा सिंपल सा है, आपको हर वर्ष अपना 9 से 10% का स्टेप अप करना है। अगर आप ये स्टेप अप कर पाते हैं तो आप 3 करोड़ के लक्ष्य तक आराम से पहुंच पाएंगे। ये 2 छोटे छोटे बदलाव, बाकी फंड्स जो है बहुत अच्छे हैं, निवेशित रहे, टॉप परफॉर्मिंग फंड्स हैं आपके पास, तो काफी अच्छा पोर्टफोलियो, बस ये थोड़े से बदलाव आवश्यक है। चलिए, तो ये बदलाव जो आपको ध्यान में रखने हैं, और बहुत ज़रूरी है कि डाइवर्सिफिकेशन का सही प्रिंसिपल आप समझें और उसके मुताबिक ही आगे बढ़ें। हालांकि आपने पोर्टफोलियो में सही तरीके से एक अप्रोच, और जिसको हम कहते हैं कि फंडामेंटली एक नींव बिछानी होती है, वो सही तरीके से आपने जो है अपनी नींव बिछाई है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपको चेंज करने की सलाह दी जा रही है। आगे बढ़ते हैं, सत्येंद्र सिंह का सवाल हम अब लेना चाहते हैं। 40 साल की इनकी उम्र है, 15 साल तक इन्वेस्ट करना चाहते हैं, स्टेप अप करेंगे 10% से, 1.5 करोड़ इनको भी इकट्ठा करने हैं, और 1 महीने पहले ही इन्वेस्टमेंट की शुरुआत की है। 20,000 रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहे हैं। पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप, ICICI प्रू लार्ज एंड मिड कैप, बंधन स्मॉल कैप और HDFC BAF इन्होंने रखा है पोर्टफोलियो में। सो फंड्स तो अच्छे हैं सत्येंद्र जी, बट 40 की उम्र में आप इन्वेस्टमेंट्स की शुरुआत कर रहे हैं। मैं अज्यूम कर रही हूँ कि ये आपका रिटायरमेंट का गोल है, और अगर ये रिटायरमेंट का गोल है तो शायद 1.5 करोड़ आपने अगर कैलकुलेट कर रखा है, और भी कोई निवेश है जो आप बैकअप के तौर पे रखना चाहते हैं तो बात अलग है, पर अगर नहीं है तो 1.5 करोड़ रुपए शायद जो है आपको कम पड़ सकते हैं। हम यहाँ पे 15 साल के बाद की बात कर रहे हैं। रिटायरमेंट का गोल है तो थोड़ा रिव्यू करना तो बनता ही है। और ऐसे में विश्वजीत जी, पहला स्टेप क्या होना चाहिए कैलकुलेशन का? बिल्कुल, देखिए कविता जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। अगर ये रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हैं तो इनकी जो अभी प्रेजेंट निवेश है, क्योंकि 20,000 की SIP कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से करीब करीब 1,65,00,000 रुपए यहाँ बनते नजर आ रहे हैं। तो उस गोल तो इनका अचीव हो रहा है, जिस गोल के लिए अगर इन्होंने रखा 1.5 करोड़। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि क्या उन्होंने महंगाई को कंसिडर किया है, इन्फ्लेशन को कंसिडर किया है, क्योंकि आज का 30,000 खर्च 20 साल बाद 80,000 रुपये चाहिए होगा आपको सेम लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए, कोई इसमें नया चेंज नहीं है। तो ये आगे चल के हो सकता है आपको और खर्चे बढ़ जाएं, आपको घूमने जाने का मन करे, बीमारियां हैं, मेडिकल इन्फ्लेशन भी बहुत तेजी से बढ़ता है। तो आप कोशिश करें इसको थोड़ा और रियलिस्टिक करें, और उसका बड़ा सिंपल सा आंसर है कविता जी, अगर ये 5 या 10% जितना स्टेप अप करते रहें अपने पोर्टफोलियो में हर वर्ष, तो वो ये महंगाई को भी बहुत अच्छे से बीट कर पाएंगे और एक अच्छा बड़ा कॉर्पस भी जनरेट कर पाएंगे। तो मेरा सबसे बड़ा सजेशन यही है सत्येंद्र जी, आप हर वर्ष जितना हो सकता है आप स्टेप अप करें अपनी SIP में। 20,000 पे ना रुके रहें, कोशिश करें अगले साल 22,000 की करें, फिर 25,000 की करें, ऐसे बढ़ाते जाएं तो आपको महंगाई को भी बीट करना आसान हो जाएगा, इन्फ्लेशन को भी आप बीट कर पाएंगे, और एक बड़ी कॉर्पस आप अपने रिटायरमेंट के लिए कर पाएंगे। क्योंकि रिटायरमेंट जो गोल है वो मदर ऑफ ऑल गोल्स है। जब आपकी इनकम आनी बंद हो जाएगी तो यही पैसा आपके काम आने वाला है। तो इसको बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज न करें। ज़्यादातर हम इंडियंस इस गोल को बहुत हल्के में लेते हैं, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट गोल है। अगर आप फंड की बात करें कविता जी, इन्होंने काफ़ी अच्छे फंड्स का चुनाव किया हुआ है। मेरे हिसाब से ये शो आपका देख रहे हैं लगातार, क्योंकि बंधन स्मॉल कैप भी है, ICICI प्रूडेंशियल का लार्ज एंड मिड कैप भी है, पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप भी है, इन्होंने HDFC का बैलेंस एडवांटेज फंड भी ले रखा है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप निवेश कर रहे हैं, आपके पास हो सकता है EPF, PPF या बैंक FD में डेट के रूप में पैसा होगा। तो क्योंकि 15 वर्ष की अवधि है तो शायद बैलेंस एडवांटेज फंड में आपको इतना लाभ ना मिले, तो कोशिश कर सकते हैं HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड की जो SIP है, अगर आप जोखिम ज्यादा ले सकते हैं तो HDFC का ये एक मिड कैप फंड ले लें, क्योंकि आपके पास एक स्मॉल कैप है और एक मिड कैप, प्योर मिड कैप ऐड हो जाएगा, तो अच्छा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड हो जाएगा। और लार्ज कैप में आपके पास पराग पारेख फ्लेक्सी कैप और ICICI प्रूडेंशियल का लार्ज मिड कैप तो है ही। अगर आप जोखिम कम लेना चाहते हैं तो आप HDFC का ही लार्ज कैप फंड ले लें, तो आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड हो जाएगा और ये बैलेंस एडवांटेज फंड की शायद अभी इतनी आवश्यकता ना पड़े। तो ये थोड़ा सा बदलाव करें।
एसआईपी में जरूर स्टेप अप करें ताकि जो कविता जी ने बोला है आप इन्फ्लेशन को अच्छे से बीट कर पाए और एक बड़ा कॉर्पस अपने रिटायरमेंट के लिए जनरेट कर पाए। चलिए, बहुत ज़रूरी है डाइवर्सिफाइड रहना, अपने निवेश को स्टेप अप करते रहना, और अगर आपके पास और भी लमसम पैसे हों तो आप बिना चूके उनको भी आप निवेश कीजिएगा, क्योंकि रिटायरमेंट का गोल अगर है तो थोड़ा सा आपको अग्रेसिव, क्योंकि आप अभी शुरू कर रहे हैं, इसीलिए होने की ज़रूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब यहाँ पर जो है आखिरी सवाल हम शो का लेंगे अनिरुद्ध का, और इनका जो सवाल है एसबीआई एनर्जी क्वांट स्मॉल कैप, यही दो फंड्स हैं इनके पोर्टफोलियो में, 1 CR इन 10 ईयर्स। अनिरुद्ध, इसके अलावा आपके पोर्टफोलियो में और भी कोई फंड्स हैं या नहीं, उसकी जानकारी हमारे पास नहीं है। क्या आप केवल इन्हीं दो फंड्स पे सवाल पूछ रहे हैं? तो वो काफ़ी आधा होगा, क्योंकि हमें बाकी के पोर्टफोलियो की जानकारी नहीं है। दोनों सिनेरियो में विश्वजीत जी हम इनकी हेल्प कर देते हैं। अगर जो ये अपने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत इन दो फंड से कर रहे हैं तो कहाँ गलत जा रहे हैं, और अगर पूरे पोर्टफोलियो में केवल इन्हीं दो फंड्स पर सलाह चाहते हैं तो क्या बदलाव होने चाहिए? बिल्कुल ठीक है कविता जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन काफी डिस्क्राइब कर दिया। अगर केवल यही दो फंड्स हैं और इससे ही शुरुआत करिए तो मेरे ख्याल में काफी रिस्की पोर्टफोलियो हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक तो थीमेटिक फंड है, एनर्जी सेक्टर के ऊपर है, कुछ समय पहले आया था फंड और मार्केट के उतार चढ़ाव में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस अभी तक तो नजर नहीं आ रही है। और वहीं पर क्वांट स्मॉल कैप ले रखा है, जो भी वो भी एक हाई रिस्क फंड है, और क्वांट की परफॉर्मेंस भी अगर देखें तो 1-1.5 साल से काफी अच्छी नजर नहीं आ रही है। तो मेरी सलाह ये रहेगी, अगर यही दो फंड हैं तो इसको बिल्कुल चेंज कर दें और कोशिश करें पहले ऐसे फंड्स लें जो थोड़े एवरग्रीन फंड्स हैं, जहां थोड़ा रिस्क कम है, जैसे कि HDFC का फ्लेक्सी कैप फंड है। अगर SBI में जाना है तो SBI का लार्ज एंड मिड कैप फंड है। तो ये इन दो फंड्स पे ये अपनी SIP को स्विच कर दें तो मेरे हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफी बेहतरीन हो जाएगा पोर्टफोलियो। और थोड़ा समय बाद जब बाजार के उतार चढ़ाव समझ में आने लगे तब आप आगे चलकर मिड कैप, फिर स्मॉल कैप, या फिर नेक्स्ट लेवल पे थीमेटिक फंड्स को चूज कर सकते हैं, क्योंकि थीमेटिक फंड्स काफी रिस्की होते हैं और इसके लिए एक लंबी साइकिल का आपको वेट करना पड़ेगा, तब जाके आपको रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर और फंड्स हैं और ये दो फंड्स एक्स्ट्रा हैं तो बिल्कुल इसमें निवेशित रह सकते हैं कुछ समय और, क्योंकि SBI एनर्जी फंड जो है एनर्जी सेक्टर के ऊपर है और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में एनर्जी सेक्टर में एक अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, लेकिन कुछ समय लग सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आप थीमेटिक फंड में निवेश करें तो 5 से 7 साल का पीरियड अपने आप पास रखें, क्योंकि एक साइकिल जब चेंज होती है तब जाके आपको पता लगेगा कि अच्छे रिटर्न्स कैसे बने हैं, और इसमें गिरावट भी आपको देखने को मिल सकती है। तो ये मेरी सलाह रहेगी। और अगर आपने नहीं लिए हैं तो फ्लेक्सी कैप और इस तरीके के फंड, लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के फंड्स को रखें। जहां तक कि गोल का सवाल है वो भी थोड़ा सा एम्बिशियस है कविता जी। 10,000 की SIP है, 12% का CAGR लेके चलें तो करीब करीब 22,40,000 बनते हैं। वहीं पर इनका गोल जो है वो 1 करोड़ का है। तो अगर कोई SIP आपको बढ़ानी पड़ेगी, अगर 10 साल तक आप स्टेप अप नहीं करते हैं तो 45,000 की आपको SIP कंटिन्यू करनी पड़ेगी, तब जाके आप 10 वर्ष के बाद 1 करोड़ रुपया जोड़ पाएंगे। अगर अपने अवधि बढ़ा सकते हैं, 15 वर्ष की अवधि कर सकते हैं, तो केवल 22,000 की SIP से आप 1 करोड़ के लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। वहां पर भी आपको 12,000 की SIP बढ़ानी पड़ेगी। तो SIP को बढ़ाना पड़ेगा, जो लमसम मिले वो भी निवेश करना पड़ेगा। इस तरीके से आप अपने आप को एड ऑन करें, तब जाके आप अपने गोल तक पहुंच पाएंगे। चलिए, तो ये बदलाव बहुत ज़रूरी है और दोनों पहलुओं से आपको जवाब दे दिए गए हैं ताकि आपको क्लैरिटी से आगे की स्ट्रैटेजी समझ में आ जाए। लेकिन इसी के साथ शो को भी समाप्त करने का समय होता है। आप जुड़े हमारे साथ विश्वजीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आज समय देने के लिए और दर्शकों के लाइव फाइनेंशियल प्लानिंग करने के लिए। और मैं भी आपसे इजाज़त लूँ उससे पहले एक बार फिर से हमारा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर हम फ्लैश किए देते हैं। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में भी अपने सवाल डाल सकते हैं और सवाल विस्तार से डालिएगा ताकि आपको हम सही सलाह आपकी लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग के ज़रिए दे सके। नमस्कार। रिस्क प्रोफाइलर के हिसाब से मुझे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, पर इक्विटी में स्मॉल, मिड,